हेलो एवरीवन, कैश फ्लो का फर्स्ट वन शॉट वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग इट सो मच। एंड नाउ हियर वी आर बैक विद द सेकेंड वीडियो ऑन कैश फ्लो, जहाँ पे हम लोग आज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का कैश फ्लो कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। वर्किंग नोट्स में लेजर अकाउंट्स जो बहुत से बनाने होते हैं वो कैसे सीखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट क्या होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में लोग कवर करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर से नॉर्मल स्पीड में आप जरूर से देखना, सब कुछ नोट करते रहना। एंड जैसा वादा किए थे, कैश फ्लो के अंदर आपको पूरा कमांड आ जाएगा so that you can score 80 out of 80 in your board exams, right? So here we go with cash flow part 2. फर्स्ट वीडियो में आपने देख लिया था कि हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है। इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग का हमने कुछ इलस्ट्रेशंस भी किया था। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमने क्या देखा था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में सबसे पहले हमको स्टार्ट करना होता है विथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि हम लोग को कैलकुलेट करना होता है इन द वर्किंग नोट, राइट। एंड उसके बाद एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर इनकम टैक्स पेड लेस, उस तरह से निकालते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए हम लोग अभी एक छोटा सा एक इलस्ट्रेशन, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जिनके पास में जेटी मैट है उसमें ये इलस्ट्रेशन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 है अपने जेटी वाले मैथ से। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24 कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने बोला है अपने को। सरप्लस दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ पीएल का ओपनिंग एंड द क्लोजिंग बैलेंस, मालूम है इन दोनों का डिफरेंस से स्टार्ट करते हैं अपने, राइट। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेशन में डिफरेंस ऑफ द statement of PL, that is opening and closing का difference, that is 4,72,000। डेफिनेटली ये पॉजिटिव है बिकॉज दोनों ही साल प्रॉफिट है, लॉस नहीं बोला है या डेबिट बैलेंस नहीं बोला है। क्लियर, ये हमारा प्रॉफिट है। ट्रांसफर टू DRR अब इसमें ऐड हो जाएगा, बताए थे ट्रांसफर टू रिजर्व्स, दीज आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, वो ऐड हो जाएगा। सो ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व्स 2 लाख। प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 23। आपको बताए थे पिछले साल का प्रपोज्ड डिविडेंड का ही ट्रीटमेंट होता है, करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड का ट्रीटमेंट नहीं होता। लॉजिक भी समझाए थे आपको, क्योंकि डिविडेंड प्रपोज इज जस्ट अ कंटिजेंट लायबिलिटी, वो तो नेक्स्ट जब AGM होगी उसमें अप्रूव होके पेमेंट होता है, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स जो समझाए थे, राइट। सो प्रपोज डिविडेंड पिछला साल 31 मार्च 23 वाला, वो 23-24 में अप्रूव हुआ होगा, वो ऐड होता है प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड 1,80,000 ये ऐड हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड पेड भी ऐड हो जाता है। इंटरिम डिविडेंड पेड दैट इज हाउ मच, 1,44,000। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर और इनकम टैक्स पेड दिया है। इनकम टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लास्ट में लेस होता है, याद होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पे ऐड होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 2 lakhs। एंड ये सब कुछ ऐड करके आपका जो आएगा दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपका 11,96,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो, राइट। सो एनपीबीटी कैसे निकालते हैं उसका एक शॉर्ट इलस्ट्रेशन था ये। इसके बाद नेक्स्ट, कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर
वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपको फॉर्मेट आप एक रिकैप कर लो। फॉर्मेट में क्या था, पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स करते हैं। ऐसे आइटम्स जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट तो हो गए, बट या तो नॉन कैश आइटम है या वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसीलिए ऐड होते हैं। एंड पीएल अकाउंट में कुछ ऐसे आइटम जो क्रेडिट हो गए इनकम के आइटम से, बट वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम से या नॉन कैश आइटम है, उनको लेस किया जाता है, तब जाके आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद करंट एसेट करंट लायबिलिटीज वाला करते हैं अपने, राइट। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, आपको याद होगा उसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा बिकॉज नॉन कैश आइटम होता है वो। ऑपरेटिंग आइटम है डेप्रिसिएशन, बट वो नॉन कैश है इसलिए ऐड हो रहा है। दो तरह के आइटम ऐड होते हैं, या तो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग, इधर। डेप्रिसिएशन है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अगर आप रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर में देखोगे तो वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेकिन नॉन कैश है इसलिए ऐड हो रहा है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स भी ऐड हो जाएगा बिकॉज ये फाइनेंसिंग कॉस्ट है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। अमोर्टाइजेशन गुडविल भी ऐड हो जाएगा क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी भी ऐड हो जाएगा, वाई, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है बिकॉज ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लॉस है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डेफिनेटली जब ऐसे सम्स में दिया हुआ है और मानेंगे दैट वो राइट ऑफ हुआ है, पीएल से राइट ऑफ हुआ है, तो ये भी ऐड होगा क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिबेंचर्स ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से क्या करना होगा इसको, माइनस। क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है इससे। एंड गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट्स बेच के जो प्रॉफिट हो वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इसलिए उसको भी क्या करना होगा अपने को, माइनस करना होगा। क्लियर, दैट्स इट। फॉर्मेट में पुट कर लेंगे अपने। कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। Profit earned during the year is, profit earned during the year is 2,50,000 after considering the following items. ये सारे आइटम्स कंसिडर करने के बाद हमारा प्रॉफिट है 2,50,000। क्लियर। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम वाले एडजस्टमेंट्स में ऐड होगा। अमोर्टाइजेशन भी ऐड होगा। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एनपीबीटी निकालने वाले वर्किंग्स में ऐड होगा। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड ऑब्वियसली नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, वहां पे लेस होगा, ये कैश फ्लो के फेयर सोल्यूशन में, बट जनरल रिजर्व ऐड हो रहा है वर्किंग नोट में। उसके बाद फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज में दोस्तों लास्ट वीडियो में क्या बताए थे आपको, दैट करंट एसेट्स, कोई भी करंट एसेट ऑब्वियसली अदर देन कैश बैंक अगर इंक्रीज किया है then that is negative figure outflow. Current assets अगर decrease करता है तो that denotes cash inflow. लॉजिक भी समझाए थे। करंट एसेट मान लो डेटर्स या स्टॉक कम हुआ है, तो स्टॉक कम होने का मतलब क्या, बेचे, बेच के पैसा आया है। और अगर स्टॉक बढ़ा है, खरीदे तो पैसा गया है। कोई भी करंट एसेट बढ़ेगा तो नेगेटिव, करंट एसेट घटेगा तो पॉजिटिव। करंट लायबिलिटीज अगर बढ़ेगी तो पॉजिटिव, एंड कोई भी करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो नेगेटिव। बट याद होगा करंट लायबिलिटीज लेते वक्त बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट को नहीं लेते बिकॉज दे आर सोर्स ऑफ फाइनेंस, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाता है। क्लियर। एनीवेज, सो ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स क्लोजिंग एंड ओपनिंग दिया है तो 3,000 रुपया ज्यादा है ना, तो डेटर्स वाला क्या होगा, 3,000 रुपया इंक्रीज किया, करंट एसेट नेगेटिव होगा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज हुआ है, ऐड होगा 2,000। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स मतलब करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स डिक्रीज किया है 5,000 तो माइनस होगा। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000 रुपया डिक्रीज हुआ है, करंट एसेट है, डिक्रीज हुआ है तो ऐड होगा 2,000। क्लियर। सो इस तरह से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ये वाला पोर्शन, इसका फेयर सोल्यूशन पे कर लेते हैं, राइट। इसका फेयर आप खुद भी कर सकते हो, बट वीडियो पॉज करके खुद करो, फिर आप वीडियो से इसका सोल्यूशन चेक कर लेना। क्लियर। सो सोल्यूशन आपने जो किया है वो आप चेक कर लो फटाफट।
कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला आपने, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, क्वेश्चन में 2,50,000 दिया हुआ था, उसमें ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 7,000, सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स विच इज अ पार्ट ऑफ ए वर्किंग नोट वो आ गया आपका 2,57,000। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट जब स्टार्ट कर रहे हो तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड डॉट डॉट डॉट, बिकॉज अपने को ईयर नहीं मालूम था इस क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,57,000, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, गुडविल दोनों ऐड, एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड लेस हो रहा है इसलिए पैरेंथेसिस में नेगेटिव फिगर है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये आइटम्स ऐड होने के बाद जो आता है इट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद आपका करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज वाला चीज, ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इसमें डिक्रीज इन बीआर और डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस आपने ऐड कर दिया, फिर लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज लेस कर दिए, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद जब कंप्लीट सम्स करते हैं इनकम टैक्स पेड अगर होता है तो ऑब्वियसली वो इसके बाद लेस होता है, लेस इनकम टैक्स पेड, तब आ जाता है नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो आई थिंक कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है, पूरा रिकैप हो रहा है आपको, क्लियर? नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। अब नेक्स्ट आपके लिए छोटे छोटे से इलस्ट्रेशन बनाए हुए हैं, दो एक मेजर टॉपिक्स है, एक होता है प्रोविजन फॉर टैक्स और एक एसेट का डेप्रिशिएबल एसेट्स का लेजर अकाउंट, जब सिर्फ डेप्रिसिएशन होता है या जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है तो उनका लेजर अकाउंट्स बनाना होता है टू फाइंड आउट सम मिसिंग इंफॉर्मेशंस, राइट? उससे रिलेटेड कुछ कुछ टॉपिक्स है एंड नोट करते रहना प्रॉपर्ली आप। प्रोविजन फॉर टैक्स मान लेते हैं 2 साल का दिया हुआ है आपको, क्लियर, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, एंड कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपको मालूम होगा कहाँ दिया हुआ रहता है, आपके बैलेंस शीट के नोट्स टू अकाउंट्स में दिया हुआ रहता है, क्लियर? ना मान लेते हैं इससे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तब क्या होगा मालूम है, हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लिया जाता है, ये स्टैंडर्ड है राइट, कि लास्ट ईयर का टैक्स पेमेंट हो गया है, लास्ट ईयर का टैक्स का पेमेंट हो गया है मतलब ये वाला फिगर कहाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लास्ट में लेस हो जाएगा इनकम टैक्स पेड, क्लियर? एंड आपका ये वाला जो फिगर है ये वाला ऐड हो जाता है एनपीबीटी में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड हो जाता है, क्या बोल के, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। करंट ईयर वाला एनपीबीटी में ऐड हो जाएगा, लास्ट ईयर वाला इनकम टैक्स बोल के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट में लेस हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। हाउएवर अगर अपने को इसमें एडजस्टमेंट्स आ जाता है तो कैसे करेंगे, जैसे देखो आप नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, डेट्स ध्यान से देखने चाहिए, कौन सा डेट कैसे दिया है, पहले 31 मार्च 23 दिया है और उसके बाद में 31 मार्च 24 दिया है, मतलब प्रीवियस ईयर एंड देन करंट ईयर, एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 23-24 was 120% of the amount provided in 22-23, कि करंट ईयर में 23-24 जिसका कैश फ्लो बना रहे हो आप उस साल इनकम टैक्स पेड कितना है, 120% ऑफ द अमाउंट प्रोवाइडेड इन 22-23, मतलब 120% ऑफ 1,50,000 का पेमेंट हुआ है। यू गॉट इट? इसका मतलब 1,50,000 का 120% मतलब 1,80,000 टैक्स का पेमेंट हुआ है करंट ईयर में। ऐसे केस में हमेशा प्रोविजन फॉर टैक्स, मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर रहा हूं, आप एग्जाम में यूज नहीं करेंगे, का छोटा सा लेजर अकाउंट वर्किंग नोट में बना लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स सिंस हमारे लिए लायबिलिटी है, उसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट? लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रोविजन ऑफ लायबिलिटी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,50,000 एंड टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,70,000, क्लियर? उसके बाद पेमेंट हुआ है, पेमेंट होने का जर्नल एंट्री होता है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट हुआ है तो हमारा प्रोविजन कम हो जा रहा है, हमारा लायबिलिटी कम हो जा रहा है, तो लायबिलिटी का पेमेंट करो, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है ना, तो टू बैंक, क्लियर?
टू बैंक आप कितना कर दोगे, 1,50,000 का 120%, 1,80,000। एंड एडजस्टमेंट्स का हमेशा अपने को डबल इफेक्ट करना होता है। कहने का इसका एक और इफेक्ट क्या होगा, इसका एक और इफेक्ट आपको याद होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लास्ट में लेस हो जाता है इनकम टैक्स पेड। आई होप दिस वेरी क्लियर। एंड इसके बाद और क्या होगा, अब हमारा प्रोविजन अकाउंट में जो बैलेंस बचेगा दैट इज बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब इस साल इतना रुपया का प्रोविजन क्रिएट हुआ होगा, सो दैट अमाउंट वुड कम टू 2 lakhs। ये बैलेंसिंग फिगर है, ब्रैकेट में हमने बैलेंसिंग फिगर लिखी है, राइट। ये बैलेंसिंग फिगर आया 2 लाख। इस 2 लाख का इफेक्ट क्या होगा कि ये प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर है, ये एनपीबीटी वाले वर्किंग नोट में ऐड हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। आई दैट्स वेरी इजी, राइट। तो जितना पेमेंट हुआ है वो ऑपरेटिंग के लास्ट में लेस हो जाएगा, एंड कितना रुपए का प्रोविजन क्रिएट हुआ है, बनाए कितना रुपए का प्रोविजन, मेड ड्यूरिंग कितना है, वो अपने को यहां से बैलेंस फिगर निकल गया, ये एनपीबीटी के वर्किंग्स में ऐड हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट, इसी सीरीज में आपका नेक्स्ट इलस्ट्रेशन प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का आप देखोगे आपका ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 24 एंड ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला है, प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड। प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड वाज इतना, 31 मार्च 24 करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स इतना है, मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स इतना रुपए का बनाए हैं, मतलब ये 22 स्टेटमेंट ऑफ पीएल फिगर है। हम लोग अभी जो प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर अकाउंट लास्ट रजिस्ट्रेशन में बनाए थे उसमें 22 स्टेटमेंट ऑफ पीएल बैलेंस फिगर निकला था, ये 22 वाला फिगर दिया हुआ है, मतलब ये एनपीबीटी में ऐड होगा, करेक्ट। एंड बैलेंसिंग फिगर जो निकले इस अकाउंट का वो टू बैंक निकल जाएगा, जो पेमेंट हुआ है जो ऑपरेटिंग के लास्ट में लेस होता है। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इस बार क्रेडिट साइड में आएगा 42,000, बिकॉज ओपनिंग बैलेंस ये वाला है। क्लोजिंग बैलेंस हमारा जो है कैरेट डाउन 40,000 यहां आ गया, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल 35,000 एंड जो बैलेंस बचा वो हमारा हो गया टू बैंक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, सो दिस इज 37,000। क्लियर, ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया। अभी क्या होगा, ये 37,000 जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट में लेस हो जाएगा, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, एंड ये वाला जो है ये एनपीबीटी वाले वर्किंग्स में ऐड हो जाएगा। इजी। तो प्रोविजन टैक्स में 3 सिचुएशन हो सकता है, क्लियर। मान लो ये तीनों को छोड़ के एक और केस आ सकता है, वो क्या मालूम है कि प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में या नोट्स वगैरह कुछ नहीं दिया, सिर्फ नीचे बोल दिया टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 50,000 एडिशनल इंफॉर्मेशन में। इन दैट केस अगर कंप्लीट सम्स करते हैं तो इस टैक्स पेड का ही डबल इफेक्ट होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में लास्ट में ही लेस होगा ये, एंड एनपीबीटी में यही वाला फिगर ऐड हो जाएगा। क्लियर, ये लास्ट बस पीएफटी प्रोविजन टैक्स को लेके यही 4 सिचुएशंस होते हैं। मूविंग डाउन टू द नेक्स्ट केस। क्लियर, नेक्स्ट वाला केस देखो क्या है। X Limited earned a net profit after tax of 5,60,000 for the year ended 31st March 24. The relevant balance sheet details अपने को दिया हुआ है 31st March 23 and 31st March 24. Trade receivables, trade payables, outstanding expenses, prepaid expenses, provision for tax. Depreciation charge कितना था दिया हुआ है, gain on sale of investment दिया हुआ है, निकालने क्या बोला है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अपने को निकालने बोला है। क्लियर। So, how will we proceed ahead? Net profit after tax है 5,60,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 16 और 25 दिया है। मैं पहले इसको क्यों देख रहा हूं, बिकॉज एनपीबीटी निकालना होता सबसे पहले,
और टैक्स पेड कितना था या प्रोविजन कितना था कुछ भी नहीं बताया, तो अपने क्या मानेंगे? लास्ट ईयर वाला पेमेंट हो गया है, ऑपरेटिंग में ये लेस होगा और ये वाला एनपीबीटी में ऐड हो जाएगा। तो आई होप इट्स वेरी क्लियर कि अपना एनपीबीटी कितना होगा, 5,60,000 प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स 25,000, सो दैट इज 5,85,000 हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिकॉज ये आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, एनपीबीटी आ गया। इसके बाद अब कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, उसमें डेप्रिसिएशन, आई होप यू रिमेंबर डेप्रिसिएशन क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 10,000 क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और उसके बाद आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आप क्या करोगे, आपका ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज किया है 20,000 इंक्रीज किया है तो वो लेस होगा बिकॉज इंक्रीज इन करंट एसेट है। ट्रेड पेबल्स भी इंक्रीज किया है 25,000, वो ऐड हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस अब देखो डिक्लाइन किया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस डिक्लाइन किया है 4,000, ऐड हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस वाला, क्लियर। एंड लास्ट में ये जो 16,000 है माइनस हो जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आने के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस हो जाएगा, दैट्स इट, क्लियर। दिस इज हाउ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकलेगा। इसको फेयरली आप डेफिनेटली कर लोगे आप, क्लियर। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट इलस्ट्रेशन कुछ सिखाएंगे जहां पे एसेट्स का लेजर कैसे बनता है, एसेट्स रिलेटेड कुछ टिपिकल एडजस्टमेंट्स की बात करेंगे अपने, क्लियर। सो हियर वी गो विद द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। अब देखो फर्नीचर ओपनिंग डेट में 1/1/24 एंड 31 दिसंबर 24 ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट। पहले था फर्नीचर 80, क्लोजिंग डेट में 60। कैपिटल रिजर्व पहले कुछ नहीं था, बाद में 5,000। क्या लिखता है, फर्नीचर परचेज्ड ऑन 20/12/23, मतलब लास्ट ईयर के टुवर्ड्स द एंड में, पिछले साल के टुवर्ड्स द एंड में फर्नीचर परचेज ऑन दिस वाज नॉट अप टू द रिक्वायरमेंट, राइट। इट वाज सोल्ड ऑन, इस साल के बिगिनिंग में बेच दिए, कितना में बेचा नहीं बोला, कल ये बोला एंड द प्रॉफिट ऑन सेल वाज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व, बेच के जो भी प्रॉफिट हो हम लोग कैपिटल रिजर्व में डाल दिए। नो डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड ऑन दिस, इस फर्नीचर में कोई डेप्रिसिएशन चार्ज भी नहीं हुआ है। साफ समझ में आ रहा है दैट कैपिटल रिजर्व लास्ट ईयर कुछ नहीं था, इस साल 5,000 है, एंड बोला है फर्नीचर बेच के जो प्रॉफिट हुआ था वो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हुआ था, मतलब फर्नीचर बेच के प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं गया था, मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस नहीं होगा, क्योंकि पीएल में गया ही नहीं है, क्योंकि कहां गया, कैपिटल रिजर्व में। तो अपने ये समझ में आ गया प्रॉफिट कितना हुआ है, 5,000। ये समझ में आ गया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नेट प्रॉफिट से हम लोग माइनस तब करते हैं जब पीएल में क्रेडिट हुआ होता है एंड वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। ये है तो नॉन ऑपरेटिंग बट पीएल के क्रेडिट में तो आया ही नहीं है, तो वहां क्यों लेस करेंगे, प्रॉफिट बढ़ा हुआ ही नहीं है उसके चलते। गॉट इट। खाली हमको क्या निकालना है इसमें, फर्नीचर का लेजर बनाना होगा कि फर्नीचर बेचा कितना रुपया में था, क्लियर। फर्नीचर बेचा कितना रुपया में था अपने को सिर्फ वो निकालना है। तो फर्नीचर अकाउंट वर्किंग्स में बनेगा, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन वुड बी 80,000, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस कैरिड डाउन वुड बी 60,000। सिंस ये वन शॉट वीडियोस है मैं डिटेल में सब कुछ नहीं लिख रहा हूं, आपको रिवीजन कराना है, अब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना। आई एम नॉट राइटिंग एवरीथिंग, आई एम नॉट ड्राइंग द फुल फॉर्मेट्स, सो डू पार्डन मी। वो आपको करना है एग्जाम में, वन शॉट वीडियो से आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो कॉन्सेप्ट देना है पूरा। बेच के जो प्रॉफिट हुआ था, बेच के जो एसेट बेच के प्रॉफिट होता है एसेट अकाउंट के डेबिट में आता है टू कैपिटल रिजर्व, कितना 5,000, क्लियर। ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, इससे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस बाई में आ गया, दैट्स इट। अब जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, बाई बैंक। Obviously this is your balancing figure
दिस अमाउंट इज 25,000 एंड ये तो मालूम है अपने को अपना ये 25,000 कहाँ आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ऐड हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये 5,000 ऑपरेटिंग में नहीं जाएगा। अक्सर स्टूडेंट लोग यहाँ पे बहुत बार गलती करते हैं, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फर्नीचर ऑपरेटिंग में माइनस कर देते हैं, वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैंने समझा दिया आपको। कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, मशीन से रिलेटेड एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अब आएगा कई सारा, अभी विदाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी आएगा। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 10 लाख, क्लोजिंग बैलेंस दिया 14,50,000। एडजस्टमेंट्स में वो क्या दिया है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज 2,50,000 एंड मशीन वर्थ रुपीज 3 लाख वाज परचेज ड्यूरिंग द ईयर बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। शेयर्स इश्यू करके मशीन खरीदे हैं, शेयर्स के चैप्टर के बारे में सोचते हैं तो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब क्या मालूम है, यहां दो ट्रांजैक्शंस हुआ, मशीन खरीदे हैं लेकिन पैसा नहीं गया है, शेयर्स इश्यू किए हैं लेकिन पैसा नहीं आया है, और हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है जहां पे हमारी नजर तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के ऊपर में है। हाँ या ना, पैसे पे नजर है हमारी, तो क्या पैसा आया भी नहीं गया भी नहीं। कहने का मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज ऑफ मशीनरी ये 3 लाख वाला नहीं आएगा नेगेटिव, एंड प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी पॉजिटिव नहीं आएगा, क्योंकि अदर देन कैश शेयर्स इश्यू हुआ था, मशीन भी खरीदें अदर देन कैश। फर्स्ट थिंग तो ये ध्यान में रखना, ये 3 लाख कैश फ्लो में तो कहीं भी नहीं आएगा, बट लेजर अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। व्हाई? टू फाइंड आउट कि कुछ मिसिंग फिगर है क्या जो कि वो कैश फ्लो में काम आ जाए। क्लियर? सो मशीनरी अकाउंट में आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10 लाख, मशीनरी अकाउंट में आपका बैलेंस कैरेट डाउन 14,50,000। डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है तो बाय डेप्रिसिएशन कितना, 2,50,000। ये मालूम है दैट आपने ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया है इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड होगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले पोर्शन में। 3 लाख रुपए का मशीन्स खरीदा है आपने फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश वाला टू वेंडर। आपको इश्यू शेयर्स और चैप्टर याद होगा, उसमें जो एसेट खरीदते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर होता है और फिर वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। लेकिन ये 3 लाख कैश फ्लो में कहीं भी नहीं आएगा, बार बार बोल दे रहा हूं। दैट्स इट, खत्म इंफॉर्मेशन। अब अब क्या होगा, अपना जो बैलेंस बच रहा है ये बैलेंस टू बैंक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। सो इधर अपना है ये 17 lakhs। क्लियर? तो कितना बचा, 4 लाख। तो ये 4 लाख हमारा टू बैंक, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव फिगर आ जाएगा बिकॉज इतना रुपए का परचेज हुआ है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव फिगर परचेज ऑफ मशीनरी। हैव दिस पोर्शन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर? अब बेहद इंपॉर्टेंट पोर्शन समझने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये वाला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला, राइट? अब देखो क्या लिखा है, प्रोविजन 1/1/24 ओपनिंग डेट का मशीन एंड क्लोजिंग डेट का डिटेल्स दिया हुआ है। मशीन अकाउंट 8 लाख और 12 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 3 लाख और 4,80,000। ये बैलेंस शीट फिगर्स है या नोट्स अकाउंट जो समझो आप। एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंड ओल्ड प्लांट कॉस्टिंग 3 लाख विद एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 1,40,000 वॉज सोल्ड फॉर 90,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड में होता क्या है कि जब डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ना, वो एसेट अकाउंट में क्रेडिट होता ही नहीं है, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट होते रहता है एवरी ईयर। मतलब एसेट अकाउंट हमेशा अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे रहता है,
मतलब जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है ना, तो ये जो एसेट अकाउंट है ये ग्रॉस वैल्यू पे, कॉस्ट प्राइस पे, अगर कुछ और नहीं बोला है तो। क्लियर? तो जब किसी एसेट को सेल करते हैं ना, तब उसका जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जितना आज तक जितना चार्ज कर चुके हैं उसके डेप्रिसिएशन बेचने से पहले, वो डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में डेबिट होगा एंड एसेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। जब भी ऐसा इन्फॉर्मेशन रहे ना, अपने एग्जाम में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्किंग नोट में बनाना चाहिए टू फाइंड आउट द मिसिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि वो कैश फ्लो को कंप्लीट करने में काम आएगा, कैश फ्लो बनाने में काम आएगा। राइट? सो ये पोर्शन बहुत ध्यान से समझो आप। मैं फिर बोल रहा हूँ, सिंस वन शॉट वीडियो से शॉर्ट फॉर्म्स बहुत यूज़ कर रहे हैं ताकि आपका टाइम सेव हो सके और कम टाइम के अंदर आपको चैप्टर का पूरा रिकैप दिला सके। क्लियर? नाउ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में आपका डेबिट बैलेंस होगा ऑब्वियसली टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस था 8 लाख, क्लोजिंग बैलेंस था हमारा 12 लाख। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख एंड टू बैलेंस कैरेड डाउन 4,80,000। प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड टू बैलेंस कैरेड डाउन। अब इस साल आपने एक पुराना मशीन कॉस्टिंग 3 लाख कॉस्ट प्राइस का बेचा है, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 140। ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। मैंने क्या समझाया था? डेबिट होगा एंड एसेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। दैट मीन्स टू प्लांट एंड मशीनरी 1,40,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,40,000। अब बात समझना आप। 3 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट का मशीन था, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 140। मतलब क्या मालूम है? उस मशीन का रिटर्न डाउन वैल्यू कितना था? रिटर्न डाउन वैल्यू, डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितना था? 160। 160 डेप्रिशिएटेड वैल्यू का मशीन को आपने बेचा कितना में? 90,000 में। 90 में बेचा तो बाई बैंक 90,000। कैश फ्लो में अब ये सबसे पहला फिगर आएगा। कैश फ्लो में हमारा ये जो फिगर है 90,000, ये कहां आ जाएगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव फिगर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, आया ना? नाउ 60,000 उसका रिटर्न ऑन वैल्यू था, उसको आपने बेचा कितना में? 90,000 में। इसका मतलब क्या है? जो डिफरेंस है 70,000, वो क्या हो गया? लॉस। तो बाय लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल 70,000, लॉस ऑन सेल 70,000। इतना देर से कैश फ्लो कर रहे हैं हम लोग, ये कहां आ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। कौन से हेडिंग में? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले हेडिंग्स में ऐड हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 70,000। इंफॉर्मेशन कंप्लीट। क्लियर? अब क्या करना है? अब जो बचेगा सारा बैलेंसिंग फिगर्स निकालना है। कहने का मतलब मशीनरी अकाउंट में आपका बैलेंसिंग फिगर 7 लाख बच रहा है। ये 7 लाख रुपए क्या है? दिस इज नथिंग बट टू बैंक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। टू बैंक मतलब परचेज ऑफ मशीन हुआ है, मतलब कैश आउटफ्लो हुआ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। दैट मीन्स ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव फिगर। और अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो बचेगा दैट वुड बी बाय डेप्रिसिएशन। सो बाय डेप्रिसिएशन हमारा ये कितना हो जाएगा? दिस इज योर
6,20,000, so इधर कितना बचेगा हमारा 3,20,000, 3,20,000। ये 320 आपको याद होगा कहाँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले पोर्शन में ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स इस सब में हमारा कैश फ्लो में आने वाला टोटल ये चार चीज, इन्वेस्टिंग में प्लस 90,000, इन्वेस्टिंग में माइनस 7 लाख, ऑपरेटिंग में ऐड होगा नॉन कैश नॉट इन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 70,000, एंड ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3,20,000। ये जो डेप्रिसिएशन था ना 140, इसका ऑपरेटिंग में कुछ नहीं हुआ कैश फ्लो में, क्योंकि इसका डबल इफेक्ट वैसे तो आपके यही कंप्लीट हो गया, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, एंड वैसे भी इस साल का डेप्रिसिएशन नहीं है। इस साल पीएल अकाउंट में आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कितना किया है, 3,20,000, ये ऐड होगा, इस 140 का कुछ भी नहीं होता है। अब आपको करना क्या चाहिए, आपको खाली इसको छोटा सा ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग का ड्रॉ करके रख लेना चाहिए अपने कॉपी में, ताकि पूरा याद रहे। क्लियर? एक रिक्वेस्ट है, एक सजेशन है, मानना चाहिए आपको कि आपको ये सब कुछ प्रॉपर्ली नोट करते रहना चाहिए। ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ यू नोट करो, जो नोट नहीं करो उनसे बोल रहा हूँ नोट कर लो एंड शॉर्ट में फटाफट, ताकि एक बार रिकैप हो जाए पूरा चीज। उसके बाद नेक्स्ट एक और केस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। ये थोड़ा सा डेंजरस केस होता है। ये क्या है डेंजरस केस, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, उसके बाद सीधा आ गया एडजस्टमेंट। सीधा ये एडजस्टमेंट आने का मतलब क्या मालूम है, कि बाहर बैलेंस के बाहर दिया हुआ है। बैलेंस के बाहर में क्या दिया हुआ है दोस्तों, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। बैलेंस शीट के बाहर में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 180 और 240 बाहर दिया। बार बार वर्ड क्यों यूज करो मालूम है, कि जब बाहर दिया हुआ ना तो बैलेंस शीट के अंदर जो प्लांट एंड मशीनरी है ना, वो कॉस्ट प्राइस नहीं है, वो नेट वैल्यूज है, मतलब डेप्रिशिएटेड वैल्यू, आफ्टर डेप्रिसिएशन ये वैल्यू है। लेकिन जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड होता है ना, तब अपने को वर्किंग नोट में एसेट अकाउंट भी बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, टू फाइंड आउट मिसिंग फिगर्स। एंड वो बनाने के लिए याद रखना हमेशा, एसेट अकाउंट हमेशा अपने कॉस्ट पे बनेगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कन्वर्ट करना होगा, उसको एडअप करना होगा। मैंने क्या बोला, ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, राइट? तो एसेट अकाउंट हमेशा अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे रहेगा। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होगा मालूम है, ये बुक वैल्यू है, ये नेट वैल्यू है, ठीक है, ये प्लस द डेप्रिसिएशन। क्लियर? एंड उसी तरह क्लोजिंग बैलेंस भी जो है 8 लाख प्लस 2,40,000, एंड उस हिसाब से लेजर अकाउंट्स बनेगा। तो लेजर अकाउंट्स बनाते हैं अपने, लेट्स स्टार्ट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 640 नहीं होगा इस केस में। इस केस में दैट बिकम्स 8,20,000 दोनों ऐड करके, क्योंकि ये एक्चुअली रिटर्न डाउन वैल्यू होता है, नहीं बोले तो भी, क्योंकि वर्किंग नोट में मतलब एडजस्टमेंट में एडिशन फॉर्मेशन बाहर में अपने को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया है। इस बात को ध्यान से सुन लेना। एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 1,80,000। इधर हमारा कैरेट डाउन बैलेंस कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2 10,40,000। प्रोविजन अकाउंट का कैरेट डाउन हमारा कितना है, 2,40,000। क्लियर? उसके बाद बहुत नॉर्मल है, एक प्लांट कॉस्टिंग 80,000, रिटर्न डाउन वैल्यू बोला है 53 उसका रिटर्न डाउन वैल्यू है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है। इस मेथड से जब हमने बनाते हैं, हमने क्या बताया आपको लास्ट रजिस्ट्रेशन में, कि जिस एसेट को बेचे हो उसका अभी तक का जितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, वो यहां डेबिट होगा और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट होगा। बट ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, ये तो रिटर्न ऑन वैल्यू है। तो 80,000 ओरिजिनल कॉस्ट था, रिटर्न ऑन वैल्यू है 53, तो इसका मतलब क्या है कि उस मशीन का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है, 27,000। ये 27,000 जो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, वो प्रोविजन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 27,000,
एंड प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 27,000। ये चीज़ था ट्रिक। उसको बेचा कितना में आपने 20 में बेचा है, दैट इज बाय बैंक अकाउंट 20,000। ये 20,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा। हमारा सबसे पहला कैश फ्लो में ये आ रहा है, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। क्लियर? अब बात समझो आप, रिटर्न ऑन वैल्यू 53 आपने बेचा 20 में, तो 33,000 का लॉस हो गया। ये 33 का जो लॉस हुआ है वो लॉस ऑन सेल 33,000। इस 33,000 का एक और इफेक्ट आपका, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। गॉट इट? अब इसके बाद तो कुछ नहीं, बैलेंस करना है जैसे लास्ट समय बताए थे आपको। दैट इज बैलेंस कैसे करोगे आप? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में अब जो भी फिगर बचेगा दैट वुड बी टू बैंक ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर आपका कितना आ जाएगा? 3 लाख। क्लियर? एंड इधर बैलेंसिंग फिगर बच रहा है 87,000। ये हो गया इस साल इतना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है। ये अगेन आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही ऐड हो जाएगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले पार्ट में। और ये जो 3 लाख आया था ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव फिगर आ जाएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन दे देना, यस सर समझ में आ रहा है। एंड आपको और क्या चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख के दो, बिकॉज एग्जाम का टाइम सामने है। दो देयर इज एनफ स्टफ ऑन द इंटरनेट ऑन यूट्यूब, स्टिल आपका पर्सनल डाउट्स हो ही सकता है। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स लिख के भेजो तो सही, आपको उसका जवाब जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। कमिंग टू दिस इलस्ट्रेशन, दिस इज एन अमेजिंग वन। ये बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, इसको स्टार मार्क मार लेना। इट इज एन अमेजिंग इलस्ट्रेशन। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसमें लोग बहुत बार गलती कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। The following balance appeared in the plant and machinery account and the accumulated depreciation account in the books of Piyush Limited. Plant and machinery account 932, 8,50,000, less accumulated depreciation 440 and 432. जब ऐसे दिया इसका मतलब मैंने क्या बोला था, ये जो होता है दिस इज नथिंग बट कॉस्ट प्राइस। ये ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस पर ही है, इसको वापस लास्ट वाले केस से ऐड मत कर देना मशीन अकाउंट बनाते वक्त कि डेप्रिसिएशन को ऐड कर दे, ऐड नहीं होगा, ये ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस है। ऐसा मैं अच्छा किया तो आगे देखना। During the year 23-24 the company provided depreciation amounting to 80,000। अभी तक 2-3 इलस्ट्रेशन हमारा ये जो बाई डेप्रिसिएशन ये बैलेंसिंग फिगर निकलता था, इसका अमाउंट दिया हुआ है। यस, मेजॉरिटी केसेस में यही निकलता है, बाई डेप्रिसिएशन बैलेंस में निकलता है, बट इस सब में यही चीज दिया हुआ है। कंपनी प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन अमाउंटिंग टू 80,000 एंड अ मशीन कॉस्टिंग 1,05,000 वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इट्स बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के ऊपर 20% प्रॉफिट है बेचा। उसका बुक वैल्यू कितना? बुक वैल्यू 1,05,000 नहीं है, 1,05,000 तो कॉस्ट प्राइस है। दोस्तों बुक वैल्यू किसे बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट प्राइस माइनस अभी तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, दैट इज नोन एज बुक वैल्यू। एंड अभी तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है वो इस समय मालूम नहीं है अपने को। वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर वो निकलेगा, राइट? सो पहले अपने लेजर अकाउंट्स बनाते हैं इसका। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नथिंग बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नाम होता है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में हमारा बैलेंस ब्रॉट डाउन 932 ही रहेगा। कैरेट डाउन हमारा 8,50,000।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ब्रॉट डाउन बैलेंस इज 4,40,000. कैरेट डाउन बैलेंस इज 4,32,000. इस साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, दिस इज बाय डेप्रिसिएशन 80,000. The company provided depreciation amounting to 80,000 during the year 23-24. During the year 23-24 कंपनी ने इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, करंट ईयर में इतना चार्ज किया. इसका इफेक्ट आप जानते हो, इसका इफेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में ऐड हो जाएगा. सो अब जो बचेगा ये हो गया उस मशीन का डेप्रिसिएशन जो आपने सेल कर दिया है, वो यहां से निकल के प्लांट एंड मशीन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा. ये आपका बैलेंस कितना आएगा? 88,000. ये 88,000 हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया. क्लियर? ये प्लांट एंड मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 88,000. नाउ इस मशीन का बुक वैल्यू, तो यार मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना था? 1,05,000 था. 1,05,000 माइनस 88,000. क्लियर? तो इस मशीन का बुक वैल्यू कितना आया? 17,000 उसका बुक वैल्यू है. तो 17,000 के ऊपर में 20% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू, तो 17,000 प्लस 3,400, मतलब यार आपने इसको सेल कितना में किया है? 20,400 में आपने इसको सेल किया है. राइट? सेलिंग प्राइस इज 20,400. सो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में क्या हो जाएगा? बाय बैंक 20,400. ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा. एंड प्रॉफिट में बेचा आपने, प्रॉफिट बेचा है तो दैट इज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट ऑन सेल 3,400. ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले पोर्शन में माइनस हो जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी. आई होप यू गॉट इट राइट. नेक्स्ट, इसके बाद अब तो सेइंग बहुत सिंपल सा है. आपका मशीन अकाउंट को आप क्या करोगे? बैलेंस कर दोगे. मशीन अकाउंट में जो बैलेंस शीट फिगर बचेगा दैट वुड बी टू बैंक. टू बैंक आपका कितना आएगा? ये फिगर आपको कैलकुलेट करना होगा इसको. $23,000. पॉज करो. सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सो हमारा टू बैंक का जो बैलेंसिंग फिगर है वो आ रहा है 23,000. ये अपना ऑपरेटिंग में 3,400 माइनस हो रहा था, और ये जो 23,000 है ये मालूम ही आपको इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा, इन्वेस्टिंग से लेस हो जाएगा, इन्वेस्टिंग से लेस, ये अपना इन्वेस्टिंग में ऐड हो जाएगा. राइट? दिस वाज अबाउट दिस इलस्ट्रेशन ऑन accumulated depreciation, unique illustration. Right? Next, अब अपना नेक्स्ट इज अगेन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को लेकर के है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ये वाला. ये भी हम लोग थोड़ा सा इसका एक पोर्शन पहले कवर किए थे. मशीनरी एट कॉस्ट प्राइस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ अपने को. डूइंग द मशीन कॉस्टिंग 40,000 विथ एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000 वाज सोल्ड फॉर 20,000 रुपया. पेटेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है. पेटेंट्स राइट ऑफ हुआ था 40,000 का, कुछ पेटेंट्स बेचा है प्रॉफिट ऑफ 20,000. तो पेटेंट अकाउंट भी बनाना होगा, अब मशीन अकाउंट भी बनाना है एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है. राइट? सो मशीन अकाउंट ऑब्वियसली अपने एट कॉस्ट प्राइस मेंशन किया ही अपने को, एंड दिस इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो मशीनरी अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रॉट डाउन इज 4 लाख. ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना है आपका? 4,20,000.
मशीन अपने कॉस्टिंग 40,000, उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 24, उसको सेल किया था। तो पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस होता है इट्स 1 लाख एंड योर क्लोजिंग बैलेंस वाज 1,10,000। नाउ जिस मशीन को आपने बेचा है उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? 24,000 था। तो 24,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू प्लांट एंड मशीनरी। 24,000 मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 24,000, राइट। नाउ 40,000 का मशीन था, उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 24,000, मतलब क्या? मशीन का रिटर्न डाउन वैल्यू कितना बचा? 16। उसको आपने बेचा कितना में? 20,000। दैट मीन्स व्हाट? बेच के 4,000 का प्रॉफिट हुआ, राइट? क्लियर? सो बाय बैंक 20,000। इसका सेकेंड इफेक्ट जानते हो, इन्वेस्टिंग में पॉजिटिव हो जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऐड हो जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। प्रॉफिट ऑन सेल हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 4,000 जो आ रहा है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, राइट। इसके बाद और कुछ बचा नहीं, अब इस अकाउंट को आप क्लोज कर दोगे तो यहाँ आपका डिफरेंस इज 60,000 प्लस माइनस करके आपका डिफरेंस 60,000 का आएगा। ये डिफरेंस क्या होगा? टू बैंक, क्लियर, बैलेंसिंग फिगर मालूम ही है। ये 60,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव फिगर हो जाएगा परचेज ऑफ मशीनरी, क्लियर। एंड गोइंग टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसमें डिफरेंस इज 34,000। ये 34,000 आपका हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, क्लियर, मालूम ही है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग ऐड हो जाएगा, क्लियर। तो दोस्तों ये था अपना आज का सेकेंड वीडियो ऑन कैश फ्लो का वन शॉट वीडियो, जिसके अंदर में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए, राइट। एंड आई होप अगर आप ये दो वीडियोस अच्छे से देख लिया होगा, पूरे चैप्टर का रिवीजन तो हो गया होगा, बट देयर सर्टेन की पॉइंट्स लेफ्ट आउट एंड कंप्लीट सम्स, राइट। उसके लिए थर्ड वीडियो आपके लिए बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, सो दैट इस चैप्टर का एक मार्क्स भी आपका बोर्ड्स में नहीं वेस्ट जाने दिया जाएगा, विथ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विथ द समराइजेशन ऑफ द एंटायर चैप्टर। Wait for the third video. तब तक के लिए do share the video with your friends and to subscribe to the channel and leave a comment कि आपको क्या चाहिए। कोई भी तरह का डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, कोई भी तरह का वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। एंड गौतम सर का वादा है आपके लिए वीडियोस प्रेजेंट। Wish you all the best.